बुद्ध की फिलॉसफी, ये याद में रखना है, ये थोड़े से ध्यान में रखेंगे। विजडम, मोरालिटी और कंसंट्रेशन या मेडिटेशन, ये समझ के रखना है। इनसे रिलेटेड है वो अष्टांग मार्ग जो है। बुद्ध की फिलॉसफी जो है उसको अब कैसे समझे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। एग्जाम में पूछ लेते हैं प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए प्रतीत्य समुत्पाद इज द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। ये क्या एक्सप्लेन करता है, हमको ये समझाना है कि ये क्या, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि द थ्योरी ऑफ प्रतीत्य समुत्पाद एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें याद में रखना है इट एक्सप्लेन्स द सेकंड नोबल ट्रूथ। दूसरा नोबल ट्रूथ क्या था? कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब होता है थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन। मतलब कोई भी एक चीज जो है वो अपने आप से एग्जिस्ट नहीं करती है, उसका एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर थिंग। मतलब दुख जो है ना वो अपने आप से नहीं है, दुख किसी और वजह से है, उसकी वजह है डिजायर। ऐसा नहीं हो सकता है कि डिजायर ना हो और दुख हो रहा हो, ये गलत है। ये थ्योरी हमको बताती है, ये क्लियरली सेकंड नोबल ट्रूथ को एक्सप्लेन कर रहा है कि कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। सॉरो का एग्जिस्टेंस अपने आप से नहीं हो सकता है, इट्स एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिजायर। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है प्रतीत्य समुत्पाद क्या होता है। प्रतीत्य मालूम होना चाहिए, प्रतीत्य समुत्पाद इज द थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन। और ये क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है सेकंड नोबल ट्रूथ, कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। ठीक है, ये याद में रखेंगे। 483 में बुद्ध की डेथ हो गई। ठीक है, अब बुद्धा ने जो बातें बताई थी वो सब कैसे याद रखेंगे? अभी याद तो याद कौन रखेगा इतनी सारी बातों को। तो उन्होंने उसी साल जितने भी मॉन्क्स थे, उन्होंने उनके खास खास जो लग रहे हैं, उन्होंने कहा होगा अरे तो बुद्ध इधर उधर घूमते रहे, पता नहीं क्या क्या प्रवचन दिए होंगे, हमें किसको क्या पता है। तो ऐसा करो, सब जगह मैसेज भेजो, जहां जहां बुद्ध जाते थे वहां पर सब लोगों को मैसेज भेजो कि सब ऐसा करते इकट्ठा होते हैं और एक जगह जाकर के हम लोग ये सबको कहीं पर डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं उसका। तो काउंसिल्स जो हैं, बौद्ध संगीतियां जो हैं, उनकी शुरुआत इस आइडिया के साथ हुई है कि कैसे बुद्ध के जो आइडियाज हैं, बुद्ध के जो टीचिंग्स थी, उनको कैसे कंपाइल किया जाए। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं। हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि हमें एक तो ये याद में रखना है कि उसका टाइम क्या है, उसका प्लेस क्या है, कहां पर हुई थी, उस समय पर कौन राजा थे और कौन उस काउंसिल में प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो पहली जो है, पहली काउंसिल 483 बीसी में हुई है, जब बुद्ध की डेथ हुई है। राजगृह जो मगध की राजधानी थी उस समय पर वहां ही हुई। उस समय पर राजा थे अजातशत्रु और उस काउंसिल में प्रेसिडेंट्स थे महाकत्सा। अब इस काउंसिल में उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, स्टेज बनाई, वहां पर 2 टोकरियां रख दी, मॉन्क्स को बुलाया, बोला इसमें एक पत्ते पे लिख, जो आपको बोलते रहो, इधर बैठ करके एक आदमी लिखता रहेगा। तो अब वो 2 तरह की बातें बता रहे थे, एक ये बता रहे थे कि मॉन्क्स को क्या क्या करना है, और एक ये बता रहे थे कि धर्म में क्या क्या चीजें हैं। तो धर्म की बातें उन्होंने एक टोकरी में डाल दी और दूसरी बातें, मॉन्क से रिलेटेड बातें रख दी दूसरी टोकरी में। तो जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स थे वो इकट्ठा करे गए उस टोकरी में। टोकरी को पाली में कहते हैं पीटक। ये रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स थे।
इट वॉज कंपाइल्ड बाय आनंद। ये बुद्ध के जो सबसे क्लोज डिसाइपल थे आनंद, उन्होंने कंपाइल करी और इसको नाम दिया सूत पिटक। ऐसे ही जो एक और किताब हुई विनय पिटक, इसमें मोनेस्टिक कोड है, और ये कंपाइल करी उपाली। ये बुद्ध के एक और दूसरे डिसाइपल थे। तो पहली काउंसिल में ये दो बातें हुई है, दो किताबें कंपाइल करी गई। जो जो बातें बुद्ध ने बताई थी वो सारी उन्होंने यहां लिख डाली, सूत पिटक और विनय पिटक। करीब 100 साल बीत गए। 383 बीसी दूसरी काउंसिल वैशाली में होती है। मगध की कैपिटल फॉर द शॉर्ट पीरियड वाज शिफ्टेड टू वैशाली। राजा थे कालाशोक और प्रेसिडेंट थे ठीक है। दरअसल काउंसिल दूसरी हो क्यों रही है? अब एक तो ये बात आई थी कि भगवान कौन, बुद्धिज्म में भगवान का आइडियोलॉजी हो या ना हो। तो बुद्ध ने तो मना किया था कि हम भगवान, भूत, प्रेत, आत्मा, ऐसी मेटाफिजिकल डिस्कशंस में हमको पढ़ना ही नहीं है, हम इन पे बात ही नहीं करेंगे। भी हम कोई हमसे पूछेगा तो हम कह देंगे हम साइलेंट हैं, हमें नहीं मतलब है। लेकिन अब 100 साल बीत गए थे, धीरे धीरे क्या हो रहा था, चेंजेस आ रहे थे। तो सोशल चेंजेस भी थे, उसका असर यहाँ भी पड़ा। उन्होंने कहा भगवान कहाँ से लाए? तो कुछ ने कहा, जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे उन्होंने कहा भगवान, उन्होंने मना किया है बुद्ध ने कि ऐसी बातों में नहीं पढ़ना है। लेकिन जो नए लोग थे उन्होंने कहा उन्होंने तो मना किया था, लेकिन अब टाइम बदल गया, हमें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ऐसा करते हैं कि हम अपने धर्म में बुद्ध की पूजा शुरू करते हैं, हम उनको भगवान मान लेंगे। तो दो सेक्शन बन गए, एक जो भगवान मानते थे, महासंघिकाज, ठीक है, और दूसरा सेक्शन वो जो कहते थे कि बुद्ध भगवान नहीं थे, वो एक इंसान थे। तो हम लोग ऐसा सुना करते हैं, कुछ लोग कहते हैं महात्मा बुद्ध और कुछ लोग कहते हैं भगवान बुद्ध। तो भगवान बुद्ध वाला सेक्शन है ये, और दूसरा सेक्शन इज ऑफ स्थवीरवादी। ये ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है, पुराना वाला सेक्शन है स्थवीरवादी। फिर ये भी इस बात पर भी डिफरेंसेस थे कि अगर बुद्ध ने सिखाया कि इसको फॉलो करो, 8 फोल्ड पाथ को, तो एक हम भी बुद्ध बन जाएंगे फिर। तो उन्होंने कहा नहीं, बुद्ध तो एक ही होता है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा होता है, बुद्ध जो है वो समय समय पर अवतार लेते रहेंगे, जो जो निर्वाण की प्राप्ति होगी वो बोधि। तो एक कंसेप्ट नया आया है बोधिसत्व का। तो महासंघिकाज जो है वो बोधिसत्व में बिलीव करते हैं, स्थवीरवादी नहीं करते, ठीक है। इनको लेकर के डिफरेंसेस है, दो अलग अलग सेक्शंस बन गए। 383 बीसी में इस काउंसिल में ये भी हुआ। समय और बीता, 250 बीसी में पाटलिपुत्र में तीसरी काउंसिल होती है, और उस समय पर राजा थे अशोक। ठीक है, अशोक के टाइम पर तीसरी, अशोका जो है वो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन को बिलोंग करते थे। सो उन्होंने क्या किया, स्थवीरवादी जो है वर डिक्लेयर्ड एज ट्रू फॉलोअर्स। उन्होंने कहा कि ये जो भी ऑर्थोडॉक्स वाले हैं वही ट्रू हैं, बाकी महासंघिकास उनको धर्म से बाहर निकाल दिया। करीब 60,000 मॉन्क्स थे, 60,000 मॉन्क्स, दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑर्डर, उनको बाहर निकाल दिया। दूसरा अभिधम्म पिटक। अब इसको समझाने के लिए जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स थे उनको दोबारा से इंटरप्रेट करना पड़ता, कैसे कहें कि स्थवीरवादी ही वो है, तो उसका इंटरप्रिटेशन चाहिए था। तो अभिधम्म पिटक जो है वो सूत पिटक पर खास तौर पर एक कमेंट्री है, उसका कंपाइलेशन हुआ।
तो अब हमसे कोई पूछता है कि बुद्धिज्म में रिलीजियस टेक्स्ट को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं त्रिपीटक। त्रिपीटक का मतलब है 3 पीटक, सूत पीटक, विनय पीटक एंड अभिधम्म पीटक। तीसरी पीटक 3rd काउंसिल में आ गई। इसके साथ साथ अशोका ने एक और चीज स्टार्ट करी, वो था सेंडिंग ऑफ मिशनरीज। धर्म के प्रचार के लिए, बुद्धिज्म के प्रचार के लिए उनके बेटे महेंद्र और डॉटर संघमित्रा इनको भेज दिया सीलोन। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कि शशांक जिन्होंने बोधि ट्री को काट दिया था, तो अब वहां पर कौन सा बोधि ट्री? इट वॉज ब्रॉट फ्रॉम सीलोन। जो सीलोन में है वो ओरिजिनल है। अभी ये लोग वहां पर उसका सैपलिंग लेकर के गए थे। तो अभी भी वो पिछले कुछ टाइम पहले वो बुद्धिज्म का एक बड़ा कोई प्रोग्राम हुआ था, तब वहां से फॉरेन मिनिस्टर आए थे श्रीलंका से, तो वो बोधि ट्री का सैपलिंग लेकर के आए, तो वो वाला काट दिया था जो ओरिजिनल था। अब नाउ दिस इज द वन। ये काउंसिल अशोका के टाइम पर हुई थी। 4th काउंसिल 78 AD में हुई थी। कल हम लोग बात कर रहे थे कुंडल वन में। कश्मीर में राजा थे कनिष्क, वसुमित्र प्रेसिडेंट एंड अश्वघोष वाइस प्रेसिडेंट। यहां पर बुद्धिज्म में स्प्लिट हो गया, महायान एंड हीनयान, ग्रेटर व्हीकल एंड लेसर व्हीकल। ये 2 अलग अलग महासंघिकाज ये है, और स्थवीरवाद इन ओल्डर सेक्शन हीनयान की फॉर्म में दिखता है। हीनयान, अश्वघोष, वासुमित्र प्रेसिडेंट थे और अश्वघोष वाइस प्रेसिडेंट। हीनयान ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है, वो अलग अलग जगहों पर, जैसे चाइना की तरफ थोड़ा है, साउथ ईस्ट एशिया में भी थोड़ी बहुत जगहों पर हीनयान ही है। जो फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स है वो वही है हीनयान में। महायान जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म में। 4 काउंसिल, उनका टाइम, उसका प्लेस, उसमें राजा, उसमें क्या हुआ, वो कौन प्रेसिडेंट था, ये आपको टिप्स पर याद रखने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मेंस में पूछे, प्री में पूछे, आपको उनके आंसर्स क्लियरली मालूम होने चाहिए। बुद्ध के फॉलोअर्स जो है वो 2 टाइप के थे। एक ले वर्शिपर्स, उनको कहते थे उपासक, और एक होते थे मॉन्क्स और भिक्षु। ले वर्शिपर उपासक है हम लोग। अगर हम बुद्धिज्म अडॉप्ट कर ले तो हम तो अपने परिवार में रहते हैं, तो हम उपासक धर्म अडॉप्ट कर रहे हैं। अशोका जब बुद्धिस्ट हुए थे तो ही अडॉप्टेड उपासक धर्म, मॉन्क नहीं बना था। जो मॉन्क्स है वो कहां रहेंगे और उनके लिए क्या होगा? कौन, जैसे हम लोग तो फैमिली में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन मॉन्क्स कहां रहेंगे? तो मॉन्क्स को ऑर्गेनाइज किया इनटू संघ। संघ जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मॉन्क्स। मॉन्क्स का काम है जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स हैं उनको प्रोपेगेट करना, उनको प्रचार करना धर्म का। मॉन्क बनना है तो सिंपल सा, अब जैसे वैदिक रिलीजन में मॉन्क बनना है, तो मॉन्क बनने के लिए क्या प्रॉब्लम है? पहले आपको सिर मुंडा करके अपना श्राद्ध करना पड़ेगा, ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा, फिर दक्षिणा देनी पड़ेगी, तब जाकर के मॉन्क बनते हैं। लेकिन और उधर जैनिज्म है, इसी के कंटेम्प्रेरी एक और रिलीजन भी आ रहा है जैनिज्म। जैनिज्म में क्या, मॉन्क बनने के लिए बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती है। बाल जो है वो ऐसे नहीं मुंडाते, बाल खींच खींच करके निकाले जाते हैं, दर्द वाला काम जाता है। वो इनके न इधर ना उधर, ये क्या है? मिडिल पाथ है, ये मध्य मार्ग है, उनके बीच का रास्ता है। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा रखो, तभी हम लोग और पॉपुलर हो पाएंगे।
तो उन्होंने एक प्रोसेस बनाया जिसको कहते हैं उपसंपदा। एग्जाम में पूछा हुआ है पहले ये कि प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन इनटू बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में इनिशिएट होना है, अगर किसी को दीक्षा लेनी है, किसी को भिक्षु बनना है, तो कैसे बनेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं उपसंपदा। में करना क्या है, उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें बाल मुंडाने, गेरुए कपड़े पहनने और जाकर के कोई संघ का जो प्रेसिडेंट होगा उसके सामने गए 3 बार शपथ लेनी है बस। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये 3 शपथ ली और आपका इनिशिएशन शुरू। ठीक है, आप बुद्धिस्ट मॉन्क बने। यहाँ कोई दान दक्षिणा इन सब चीजों से उनको कोई लेना देना नहीं रखा। तो ये प्रोसेस याद में रखना एक। इसके अलावा जो मॉन्क्स हैं उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉन्क्स जो है वो, अभी हम लोग ने बात करी थी, मॉन्क्स कभी भी एक जगह नहीं रहेंगे। मॉन्क्स का काम है कि उनको इधर उधर घूमते रहना है। मॉन्क्स घूमते रहेंगे और घूम घूम करके प्रचार करते हुए, लेकिन बरसात जब होती थी तब वो एक जगह पर रह सकते थे, क्योंकि बरसात में तो आजकल भी जाना इधर उधर मुश्किल होता है, उस समय तो सड़क वड़क ना कुछ जंगल ही जंगल रहेंगे, तो वो एक जगह रहते थे। अब एक जगह कहाँ रहेंगे, तो जहाँ पर कोई लोकल मोनेस्ट्री होगी उसमें रहेंगे। मोनेस्ट्रीज में बरसात के दौरान रहेंगे, क्योंकि आदत तो है नहीं उनको एक जगह रहने की, तो कोई भी गलतियां, कोई ऑफेंस, कोई मिस्टेक हो सकती है। वो मिस्टेक जैसे अब उनको लगा कि अब सीजन खत्म हो गया, अब हमको फिर से बाहर निकलना है, यहाँ से छोड़ के जाना है, वो सब लोग मिलेंगे और मिल करके अपनी जो भी उन्होंने गलतियां करी है उनको कन्फेस करेंगे। ठीक है, तो कन्फेशन की सेरेमनी होती थी। तो एक लाइन आप लोग ऐसे लिख देंगे कि the process or the ceremony of confession by monks at the end of आषाढ़। आषाढ़ का महीना होता है बरसात का। ठीक है, तो आषाढ़ के महीने में, बरसात का महीना जब खत्म होगा, उस समय पर सारे मॉन्क्स मिलेंगे, अपने कोई भी ऑफेंसेस को कन्फेस करेंगे, उसको कहते हैं उपावस्था। ये जितने हमारे बुद्धिस्ट कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशिया में, वहां पर ये जो ये फुल मून न्यू मून होता है उस समय पर ये अभी भी लोग करते हैं उपावस्था। हाँ, सेरेमनी जो है उसको उपावस्था कहते हैं। बाकी मोनेस्ट्रीज होती है, मोनेस्ट्रीज में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है चैत्य और एक होता है। चैत्य जो है वो असेंबली हॉल्स होते हैं, जहां पर आपको क्लास होगी, मेडिटेशन होगा मॉन्क्स का, वो सब चैत्य में होंगे। चैत्य ही हमेशा बहुत खूबसूरत बनाए जाते थे। पुराने समय पर जब चैत्य बने, केव्स में मोनेस्ट्रीज होती थी, जो केव्स में चैत्य बने वो खूबसूरत डेकोरेटेड होते थे, और जो विहार होते थे वो रेजिडेंशियल हॉल्स हैं। ये रेजिडेंशियल हॉल्स मॉन्क्स के रहने की बैरक्स होती थी, तो ये सिंपल से कमरे होते थे बस। लेकिन चैत्य हमेशा सुंदर खूबसूरत बनाए जाते थे। आप लोग कभी नेट पर सर्च करेंगे तो कार्ले का चैत्य है पुणे के पास, वो सबसे बड़ा चैत्य है और सबसे खूबसूरत है। अंदर हमको स्तूप मिलेगा, वहाँ पर पिलर्स होंगे जो जो बहुत अच्छे से डेकोरेटेड होंगे, वो सब उनके दरवाजे और वाजे सब बहुत अच्छे से डेकोरेटेड होते थे मोनेस्ट्रीज में। तो चैत्य विहार, इनके बीच में डिफरेंस। संघ में मेंबरशिप पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दरअसल उनको एक नया रिलीजन चलाना था और वो बहुत उसको पॉपुलर बनाना था, तो उसको पॉपुलर बनाने के लिए अगर कोई रिस्ट्रिक्शन रखी जाती तो लोग मेंबर ना बनते थे। इसलिए अब उन्होंने क्लियर कर लिया कि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ वही कि कोई कम्युनिकेबल डिजीज ना हो या फिर कोई कर्जा ना हो किसी के पास, किसी के ऊपर। तो अगर पता चल रहा है वो कर्जा वहाँ पैसा बनाने के लिए बैठ गया कुछ, ठीक है, धर्म का वो ओढ़ करके वो पैसा कमाने के चक्कर में है, तो ऐसा उसको नहीं। बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कास्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई फीमेल्स को बुद्ध ने ऑल द पहले रिस्ट्रिक्ट किया था, लेकिन आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं को भी संघ एंट्री दे दी। ठीक है,
ब्याज पर पैसा चलाने का जो काम होता था वो बनिया लोग बहुत करते थे उस समय पर, जो ये वैश्य कम्युनिटी है, तो लोग उसको बुरा मानते थे। बुद्धिज्म ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया ताकि वैश्य लोग जो है वो भी बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर सकें। तो उसको जितना फ्लेक्सिबल वो बना सकते थे बुद्धिज्म को उतना फ्लेक्सिबल बनाया जिससे कि वो और ज्यादा पॉपुलर हुआ। ठीक है, दरअसल रिलीजन, दो रिलीजन हम लोग देख रहे हैं, वैदिक रिलीजन के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म। तो बुद्धिज्म ही क्यों ज्यादा पॉपुलर हुआ और जैनिज्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां थोड़ी सी एडमेंसी है। ठीक है, यही फ्लेक्सिबल है। तो जो फ्लेक्सिबल है वो ज्यादा पॉपुलर होता रहा हम लोग का रिलीजन।